दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग खोजेंगे कि जजिया कर से ब्राह्मणों को अलग क्यों रखा गया था। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मुस्लिम शासकों के काल में जब भारतीय हिंदू समाज पर जजिया टैक्स लगा, तब ब्राह्मण वर्ग के लोग उस जजिया टैक्स के दायरे से बाहर हो लिए थे। जानते हैं क्यों? आइए जानते हैं। दरअसल जजिया टैक्स का मूल उद्देश्य था कि जो कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता है तो वह इस्लाम धर्म का दुश्मन समझा जाएगा और इस कारण वह व्यक्ति मुस्लिम सम्राटों को टैक्स देगा। मुगलों के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों ने मुगलों से मिलकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र तो किया, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार किया या नहीं किया इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। लेकिन मुगलों के बनाए जाल यानी जजिया टैक्स से मुक्त जरूर हो लिए। दूसरा प्रमुख वर्ग क्षत्रिय वर्ण था, जिसमें उस समय के भारतीय सम्राट या राजपूत लोग आते थे। कुछ सम्राट मुगलों की शर्तों को स्वीकार कर जंगलों में पलायन कर गए और आज की कुछ घुमंतू जाति बन गए। कुछ राजपूत शासक मुगलों से युद्ध करते हुए मारे गए, जबकि बहुत सारे राजपूत शासक मुगलों की शर्तों को मानते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिए। अकबरनामा के अनुसार ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के लोग मुगलों से छुपे तौर पर पारिवारिक संबंध भी बनाने लगे थे। इसका स्पष्टीकरण आज के ब्राह्मणी समाज के विद्वानों को देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। इस विषय पर आज के क्षत्रिय कहलाने वाले लोगों या क्षत्रिय वर्ण धारण करने की रेस के दौर में विद्वान लोगों को भी इसका जवाब देना चाहिए। आखिर ऐसा हुआ क्यों था? तीसरे और अंतिम सछूत और अछूत लोग उस जजिया टैक्स के भुक्तभोगी थे और अंत तक भुक्तभोगी ही रहे, लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाते हुए उस झूठी ब्राह्मणी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा। यानी इन सछूत और अछूत के खून में गुलामी करने की गहरी प्रवृत्ति ब्राह्मणों ने 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के काल के में जबरदस्ती बैठा दी थी। भारतीय शासन व्यवस्था में मुगलों की सत्ता कमज़ोर हो जाने के बाद अंग्रेज़ों का वर्चस्व हो गया और ब्राह्मण वर्ग मुगलों का साथ छोड़कर अंग्रेज़ों के साथ हो लिए। साथ ही पुनः ब्राह्मण वर्ग इन सछूतों और अछूतों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। 1872 ईस्वी में ब्राह्मणों की कुटिल चाल का पहला परिणाम यह दिखाई देता है कि भारत में अंग्रेजी सरकार से मिलकर अपनी उस काल्पनिक वर्ण व्यवस्था को सत्यापित और स्थापित करवाने के लिए वर्ण आधारित भारत की जनगणना करवाता है, जिसमें ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण वर्ग यानी कि सर्वोच्च वर्ग में रखा गया, रियासतदार जमींदार क्षत्रिय वर्ण को सवर्ण वर्ग के से नीचे रखा गया, व्यापारी वर्ग को वैश्य वर्ग में रखा गया, कृषक मजदूर कर्मी पशुपालक सेवक कर्मकार को सछूत शूद्र वर्ण में रखा गया और परित्यक्त मजदूर सफाई कर्मकार को अछूत शूद्र वर्ण में गिनती करवाकर पुरानी काल्पनिक व्यवस्था को सत्यापित और स्थापित करा दिया गया। पुनः ब्राह्मणी व्यवस्था का परचम लहराते हुए ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से मिलकर 1931 ईस्वी की जनगणना में प्रत्येक प्रदेशों में भाषा और क्षेत्र के आधार पर भारत के बहुजन
को लगभग 6500 जातियों में विभक्त करते हुए इन लोगों को एक नई खंडित जाति का प्रमाण पत्र थमा दिया। भारतीय समाज में 19वीं सदी के बाद कुछ ऐसे विद्वान लेखक भी हुए जिन्होंने अपनी विद्वता और परिकल्पना का इस्तेमाल करते हुए अपनी जाति की उत्पत्ति के संबंधित अनेक किताबें लिखीं। इसमें कुर्मी जाति की ही नहीं अपितु अन्य जातियों की भी किताबें मिलेंगी। अब आपको ध्यान देना है कि लेखकगण अपनी पुस्तकों में उस काल्पनिक युग को वैदिक युग, राम युग, महाभारत युग, कौरव युग, पांडव युग, कर्ण युग, रावण युग, इंद्र युग, परशुराम युग, बलराम युग, कश्यप युग, वशिष्ठ युग, विश्वामित्र युग, अश्वत्थामा युग या अन्य कई प्रकार के नामों से सुशोभित युगों की चर्चा करते हैं। इन सब युगों का समय, भाषा, लिपि, धर्म का ज्ञान कहाँ और कब था, ये बताने का कष्ट ब्राह्मण वर्ग करेगा क्या, जो कि अभी तक नहीं करता है। इसके अतिरिक्त इन सब के बाद हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता तक के बीच के समय में कौन सी सभ्यता, संस्कृति व लोग और जातियां थीं, यह भी बताने का कष्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर इतनी जानकारी आपके पास है या थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में कौन सी भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति, धर्म और जातियां थी, ये भी बताने का कष्ट करे ब्राह्मण वर्ग। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बाद के ज्ञात काल यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी सन के आरंभ तक किस प्रकार के वर्ण या जाति व्यवस्था का प्रमाण मिलता है, ये भी बताने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बीच का समय यानी कि 600 वर्षों के ज्ञात काल का समय बुद्ध का समय रहा है, जिसमें भाषा के प्रमाण के रूप में प्राकृत पाली भाषा का शिलापट्ट हमारे सामने मौजूद है। इसमें बुद्ध के अनुयायी के रूप में सम्राट बिंबिसार और सम्राट अशोक काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। ऐसे इस ज्ञात काल के सभी सम्राटों की भाषा और लिपि, धर्म, संस्कृति का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है, जिसमें कहीं भी ब्राह्मण वर्ग और जाति की चर्चा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? फिर जातियों की उत्पत्ति की बातें पूर्व काल में मिले अस्पष्ट समांतर शब्दों के आधार पर वर्तमान परिवेश में हमारे विद्वान लेखकों ने कैसे अपने किताब में लिख दिए हैं। अगर लिख भी दिए तो फिर उन नामों और शब्दों की चर्चा आगे के काल में क्यों नहीं मिलती है, इसकी भी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखकगण इन काल्पनिक युग यानी कि जो रामायण और महाभारत के नामों से प्रचलित है के बाद ज्ञात काल को छोड़ते हुए सीधे 800 ईस्वी के बाद या 1600 ईस्वी के बाद के काल में पहुंचकर किसी तरह उपर्युक्त शब्दों से तारतम्य मिलाते हुए जातियों का निर्माण कर देते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या जातियों का निर्माण महज कुछ शब्दों का वाक्यों के जोड़ तोड़ कर लिख देने से होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी होती है? जितने भी हमारे बीच विद्वान लेखक महोदय हुए हैं, उन्होंने जिस किसी भी जाति की किताबों का लेखन या रचना किए हैं, उनमें से लोग सामान्य तौर पर सर्वप्रथम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो काल से भी पूर्व यानी कि वैदिक काल की चर्चा करते हुए सीधे मुगल काल जो कि 1526 ईस्वी के बाद पर आ जाते हैं, या अज्ञात काल की चर्चा करते हुए मौर्य काल और अंग्रेजी काल पर आ जाते हैं। लेकिन बीच के समस्त प्रमाणिक समय पर अर्थात 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी के बीच के अर्थात 3700 वर्षों के काल को भूल जाते हैं, अर्थात अंतर्ध्यान होकर मौन साध जाते हैं। क्यों?
वस्तुतः भारत में जातियों की उत्पत्ति का प्रमाणिक अभिलेख 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि पाल वंश के बाद के समय में मिलना शुरू हो जाता है, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते आया है। इसमें प्रभावशाली, संपन्न और बुद्धिजीवी जातियों का प्रमाण मिलता है। इस काल को राजपूत और ब्राह्मण काल भी कहते हैं। लेकिन जो जातियां मेहनतकश, निरीह, निरक्षर और निःशक्त हुआ करती थीं, उनका प्रमाण और प्रसार अंधेर कूपों में दब जाया करता था। इस कारण गरीब जातियों की उत्पत्ति की अवधारणाएं दब गई थीं। लेकिन इन जातियों के अंदर जब कुछ लोग साधन संपन्न बन गए, तब प्रतिष्ठा पाने के लिए अपनी उत्पत्ति को काल्पनिक काल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जिसका आधार बिल्कुल भ्रामक और तथ्यहीन है। मध्यकाल में बहुत से विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए और अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नज़दीक से देखा और उन्हें लिपिबद्ध करने का काम किया। लेखक कहते हैं कि उनके यात्रा वृत्तांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किए हैं और उन्होंने पाया है कि उनके यात्रा वृत्तांत में ज़्यादातर भारत की मुख्य जातियां राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य की चर्चा ही मिलती है, जबकि दूसरी जातियों की चर्चा बहुत ही कम मिलती है। लेकिन एक फ्रांसीसी यात्री जिसने 17वीं सदी में भारत की यात्रा की थी और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। वर्नियर ने अपनी भारत यात्रा में कृषक जाति और खेतिहर नाम से संबोधित करते हुए इनकी छोटी सी चर्चा की है। भारत में कृषि कार्य हेतु एक समाज होता था, जिसको आज शायद हम लोग कुर्मी, कोयरी, पाटीदार, लोध, धानुक, सैथवार, महतो, कुनबी, कुटुंबी, कंबा, कापू, रेड्डी या अन्य नाम से संबोधित करते हैं। इस समाज के बारे में वर्नियर लिखते हैं कि भारत में खेतिहर समाज काफ़ी गरीब हुआ करता था, जिसका मुख्य कारण यह था कि यह समाज मुग़ल सम्राट से ज़्यादा उसके दरबारी, रियासतदार और ज़मींदार से ही परेशान और त्रस्त रहा करता था। राजधानी से ज़्यादा दूर होने की वजह से उनके भू क्षेत्र पर दरबारी, रियासतदार, जमींदार और तहसीलदार का प्रभाव ज़्यादा रहता था और ये लोग किसानों से लगान के अलावा सामंतवादी प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए कृषक के घरों से या खेतों में पड़ी फसल को भी लूट लेते थे और उन्हें मानसिक, शारीरिक रूप से काफ़ी प्रताड़ना भी देते थे, जिसकी वजह से कृषक परिवार मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा करता था। इस कारण किसानों की गृहस्थ जिंदगी काफ़ी दयनीय हुआ करती थी। इनकी गृहस्थ जिंदगी में प्रथमतः तो इसके परिणाम स्वरूप वंश वृद्धि भी सही रूप से नहीं हो पाती थी और अगर वंश वृद्धि हो भी जाती थी तो इनके बच्चे कुपोषण और भूखमरी का शिकार होकर काल के गाल में समा जाया करते थे। ये लोग रियासतदार और जमींदारों के शोषण से ऊबकर अक्सर एक सीमा से दूसरे सीमा में पलायन करते रहते थे। इस कारण इनके घर भी अस्थायी और पक्के ईंटों के नहीं हुआ करते थे। इनके घर मिट्टी और घास फूस से बने होते थे। अधिकतर खेतिहर परिवारों के दिलों दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मेहनत और मजदूरी हम लोग करते हैं और ये रियासतदार और जमींदार आता है और सब कुछ लूट के ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे खेतिहर परिवार जमींदारों के आतंक से जंगलों में पलायन कर गए और बाद में जंगलों के अंदर ही जीविकोपार्जन का साधन खोज लिया और वही जीवन बिताने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ खेतिहर परिवार के लोग जमींदारों और रियासतदारों के आतंक से बचने के लिए उनके सिपाहियों के यहाँ घोड़ों की देखभाल या घरेलू कार्य या
कृषि कार्य जैसे बागवानी करने की नौकरी का काम करने लगे थे, जो बाद में जोधपुर गजट की संख्या 2240 में सैनिक खेतिहर या सैनी के नामों से प्रसिद्ध हुए। ये था भारत के मूल निवासियों का दयनीय स्थिति कि उस पर शासक वर्ग ने किस तरह से अत्याचार किया, उनके इतिहास को दबा के रखा, उन्हें बढ़ने ही नहीं दिया, उनके शिक्षा नहीं मिलने दी, उनको कमज़ोर करके रखा और उनके खुद के अस्तित्व को ही उठने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हमें ये देखने को मिलता है कि वो लोग आज भी उसी आधार पे अपने आप को देखते हैं जिस आधार पर ब्राह्मणों ने उन्हें दिखाया था। तो दोस्तों, कैसा रहा वीडियो? लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम लोग इस पर और भी ज़्यादा से विस्तार से प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि अंग्रेजी सरकार आने के बाद कृषक परिवारों की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।